32 साल की कुंवारी दीदी कई सालों बाद घर आई थी। शादी में रुचि ना होने पर पापा से बहस करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं रह रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैंने गलती से जीन्स की चैन को गलत जगह पर फंसा लिया। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया। वह बोली, तुम अभी 17 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह इतना बड़ा है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा वह देखा और वही अपने मेरा नाम अमन है और मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी जिंदगी आम बच्चों जैसी नहीं थी, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी करते थे। घर में अक्सर ऐसा समय आता था जब मैं खुद को अकेला पाता था, खासकर दोपहर में स्कूल से लौटने के बाद। कई बार मैं सोचता था कि काश घर पर कोई होता जो मेरा इंतजार करे, मेरी देखभाल करे, लेकिन यह उम्मीदें पूरी होती नहीं दिखती थी। जब तक कि एक दिन मेरी दीदी हमारे घर नहीं आ गई। मेरी दीदी, जिनका नाम स्नेहा था, कई सालों बाद हमारे घर आई थी। उनकी उम्र 22 साल थी और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। दीदी का घर आना मेरे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। जब पापा ने बताया कि दीदी कुछ समय हमारे साथ रहेंगी, तो मैं खुशी से झूम उठा। आखिरकार कोई तो था जो मेरे साथ रहेगा, मेरी बातें सुनेगा और मुझ पर ध्यान देगा। घर में कदम रखते ही दीदी ने मुझे देखा और मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अमन तो बहुत बड़ा हो गया है। उनकी आवाज में ऐसा अपनापन और प्यार था कि मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। वह एक अलग ही एहसास था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे पापा ने दीदी को मेरे कमरे में रहने की व्यवस्था कर दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह अजीब होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ अपना कमरा साझा नहीं किया था। लेकिन दीदी के साथ कमरा शेयर करना मेरे लिए किसी रोमांचक सफर की तरह था। मैं खुशी खुशी अपने कमरे को उनके साथ बांटने के लिए तैयार हो गया। दीदी के आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए। जब मैं दोपहर में स्कूल से घर लौटता था, तो दीदी दरवाजे पर मेरा इंतजार करती थी। जैसे ही मैं अंदर आता, वह मेरे हाथ से स्कूल का बैग ले लेती और कहती, चलो पहले हाथ धो लो, फिर खाना खाओगे। उनकी यह छोटी छोटी बातें मुझे बहुत सुकून देती थी। दीदी मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती। खाने पीने से लेकर होमवर्क कराने तक सब कुछ उन्होंने संभाल लिया था। मैं अब 17 साल का हो गया था और 10वीं में पढ़ता था। दीदी को घर बुलाने का एक और अहम कारण था, करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड की बीमारी का पता चला था। इतनी कम उम्र में ही यह बीमारी मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। थायराइड की वजह से मुझे हर दिन एंटी थायराइड इंजेक्शन लेना पड़ता था। इंजेक्शन देने के लिए दोपहर में एक मेल नर्स घर आता था। जैसे नर्स होती हैं, वैसे ही मेल नर्स भी होते हैं। वह लड़का बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करता था। वह रोज समय पर आता और मुझे इंजेक्शन देता। हालांकि यह सब मेरे लिए आसान नहीं था। इंजेक्शन की सुई चुभते ही मेरी आंखें भर आती, लेकिन मेरे पास इसे सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। देखते ही देखते दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। उनके आने के बाद से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरी पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ने अपने कंधों पर ले ली थी। सुबह वह मुझे समय पर उठाती और स्कूल के लिए तैयार कराती। जब मैं दोपहर को स्कूल से घर लौटता, तो वह दरवाजे पर मेरा इंतजार करती। मेरे हाथ से बैग लेकर प्यार से पूछती, कैसा रहा आज का दिन। उनकी यह बातें सुनकर मेरा दिल हल्का हो जाता था। मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। थायराइड के कारण मैं जल्दी थक जाता था और कई बार कमजोरी महसूस होती थी। दीदी को मेरी हालत देखकर बहुत चिंता होती थी। वह मेरे खाने पीने का खास ख्याल रखती। वह मेरे लिए घर पर पौष्टिक खाना बनाती और कहती, अमन तुझे जल्दी ठीक होना है, यह सब तेरी सेहत के लिए जरूरी है। जब मेल नर्स मुझे इंजेक्शन देने आता, तो दीदी मेरे पास बैठ जाती। वह मेरा हाथ पकड़ती और कहती, डर मत, बस थोड़ी देर की बात है। उनका साथ पाकर मुझे हिम्मत मिलती थी। दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरे पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अचानक क्यों जाग गया। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन मुझे अपने शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। वह हाथ मेरे शरीर पर धीरे धीरे घूम रहा था। पहले तो मुझे लगा कि यह गलती से हो रहा होगा, शायद नींद में दीदी का हाथ मुंह तक आ गया हो। लेकिन यह एहसास मुझे बेचैन करने लगा। मुझे किसी का इस तरह छूना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कुछ देर चुपचाप लेटा रहा और ये सोचता रहा कि शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। दीदी से यह गलती से हो रहा होगा। आखिर वह मेरी बड़ी बहन थी, जिन पर मैं भरोसा करता था। लेकिन अगले दिन जब मैं सो रहा था, फिर से वही हुआ। इस बार मैं पूरी तरह जाग गया था। दीदी का व्यवहार अब मुझे अजीब लगने लगा था। उनका यह स्पर्श पहले की तरह गलती नहीं लग रहा था। मैं अंदर से घबरा गया था। पहली बार मैंने दीदी को इस रूप में देखा था। ये वह दीदी नहीं थी जिन्हें मैं जानता था, जो मेरी देखभाल करती थी, जो मुझे पढ़ाई में मदद करती थी, जो मेरे लिए माँ की तरह थी। उनका यह अजीब व्यवहार मेरे लिए असहनीय था। मैंने उस रात कुछ नहीं कहा। मैं बस चुपचाप लेटा रहा, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है।
क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? क्या यह सब मेरी गलत फहमी है? अगले दिन फिर वही हुआ। लगातार 2 रातों तक दीदी के इस व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं दीदी का सामना करने की हिम्मत जुटाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे कैसे बात करूं। मैं डर रहा था कि कहीं मेरे बोलने से घर का माहौल खराब न हो जाए, लेकिन मैं जानता था कि यह सही नहीं है। मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से घर आया तो मेरे मन में रात की बात घूम रही थी। मैं बहुत बेचैन था। खाना खाते समय मैं खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार दीदी से सवाल कर ही लिया। मैंने कहा, दीदी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? मेरे सवाल को सुनते ही दीदी का चेहरा अचानक बदल गया। उनके हाव भाव में एक अजीब सी घबराहट थी जिसे मैं साफ देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद दीदी ने जवाब दिया, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। उनकी आवाज में एक हल्की झिझक थी, लेकिन उनका जवाब सुनकर मैं थोड़ा शांत हो गया। मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। आखिर दीदी मेरी बड़ी बहन थी जो मेरी देखभाल के लिए यहाँ आई थी। मैंने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और सोचा कि यह सब सच में सपनों की वजह से हो रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उनके बदले हुए हाव भाव और झिझक भरे जवाब ने मेरे मन में कहीं न कहीं एक सवाल छोड़ दिया था। मैं इसे भले ही नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर का डर और शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उस दिन के बाद मैं दीदी के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देने लगा। मुझे उनके कुछ और बर्ताव अजीब लगने लगे। अब मैं खुद को असहज महसूस करने लगा था। उसी रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकल चारों ओर नजर दौड़ाया। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। वह मम्मी पापा के कमरे में झांक रही थी। वह वहाँ क्यों झांक रही थी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वह मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए दीदी के मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आई। आते ही वह अपनी जगह सो गई और उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे जरूर समझ में आई थी कि वह मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। दीदी आखिर मम्मी पापा के कमरे में क्यों झांकती है, यह जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरा पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरा पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उसे सहजता से सवाल किया, दीदी तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है, क्यों बेवजह उसमें फंसना, पर अब धीरे धीरे मुझे शादी की जरूरत महसूस होने लगी है। लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरे उम्र का जोड़ीदार मिलना थोड़ा मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैंने फिर से उससे कोई और सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। कुछ ही देर बाद इंजेक्शन देने वाले ब्रदर मुझे इंजेक्शन देने के लिए घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उठते ही मुझे तेज भूख लग गई थी। मुझे मैगी खाने की डाह हो रही थी, इसलिए मैंने दीदी से मेरे लिए मैगी बनाने को कहा। उस समय दीदी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे दीदी वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखी। अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वह खुद को शीशे में ऐसे निहार रही थी जैसे वह 18 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना अब कब खत्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी अदा बिखेर रही थी। इधर मेरी भूख भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही दीदी थोड़ी शर्मा गई। उस समय वह वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने का गाउन पहने हुए थी। मुझे देखते ही उसने कहा, उठ गए अमन तुम? अच्छा अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन दीदी तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त हो गई थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, अमन तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अब भी शादी करनी चाहिए? दीदी के इस सवाल पर मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, दीदी शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया।
कुछ ही देर में उसने मुझे मैगी बना के दी। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि मैं मम्मी पापा के कमरे में झांकूं, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी वहां क्यों जाती है। रात में सोने के कुछ ही देर बाद मैंने अपनी आंखें खोल ली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है, ताकि दीदी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ। कमरे में पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जोर से कहा, लगता है किचन से पानी लेना पड़ेगा। मैं ये सब जानबूझकर कर रहा था क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि दीदी भी जाग रही हैं। मैं उनकी हरकतों को समझना चाहता था और देखना चाहता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कमरे से बाहर निकला, लेकिन किचन की ओर जाने के बजाय मैं मम्मी पापा के कमरे की ओर बढ़ गया। उनका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जब मैंने अंदर झांका तो मैंने देखा कि मम्मी और पापा एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। वह दृश्य देखकर मेरे दिमाग में कुछ बातें साफ हो गई। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। मैं उस वक्त कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर कई सवाल और डर उठने लगे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने देखा कि दीदी उसी जगह लेटी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में हो, लेकिन मैं जानता था कि वह जाग रही थी। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था और अब मुझे यकीन हो गया था कि उनके व्यवहार के पीछे कोई वजह है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। अब मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। मैंने तय किया कि मैं जल्द से जल्द दीदी से इस बारे में सवाल करूंगा। मैं अब और चुप नहीं रह सकता था। यह सब मुझे अंदर से परेशान कर रहा था। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी, दीदी का अजीब व्यवहार, मम्मी पापा का वह दृश्य और मेरे मन में उठते सवाल। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी उलझन में फंस गया हूँ, जहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। देखते देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन यह प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि मेरे सामने 10वीं का एग्जाम है, इसलिए छुट्टियों का इस्तेमाल मुझे अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करना चाहिए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका फैसला पक्का था। उन्होंने कहा, अमन, यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुई, तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए। उनके जाने के बाद घर में मैं और दीदी अकेले रह गए। मुझे पता था कि दीदी भी घर पर अकेले होने के कारण थोड़ा उदास होंगी। मैं उनके पास जाकर बैठा और हंसते हुए कहा, दीदी, अब तो तुम्हें भी शादी करनी